देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है और गॉस की प्रमेय को हमने सिद्ध भी किया था। अब इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। एक अनंत लंबाई का तार है, ये मान चलो ये तार है, उस तार की लंबाई कितनी है? अनंत लंबाई है, अनंत काल तक फैला हुआ है इस तरीके से, इसकी और इसकी लंबाई, और इसमें आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है इस तरीके से। अब देखिए, इस तार से यहां से और कुछ दूरी पर मान के चलो ये दूरी है R और यहाँ पर बिंदु P है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Q, प्लस Q रखा हुआ है, और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन हमने किया है। लेकिन इसमें इस तरीके से करना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ये वाला सूत्र लगाते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये इस वाले केस के लिए होता है, ये बिंदु आवेश के लिए होता है। यहाँ पर जो आवेश है इस पूरे तार में एक समान रूप से वितरित है। तो ऐसे आवेश का हम परिगणन कैसे करते हैं? तो हमें इसके बारे में क्या पता होता है कि इसकी प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है, इसकी प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लैम्डा, उसका पता होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है, इसको हम लैम्डा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लैम्डा, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? गॉस के अनुप्रयोग से। इस वाले सूत्र से नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये वाला सूत्र केवल बिंदु आवेश के लिए होता है और ये आवेश इस जो तार दे रखा है, इस तार में समान रूप से फैला हुआ है। इस तार की लंबाई कैसी? अनंत तक है। तो हम इसके आवेश की गणना कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लंबाई तो अनंत है। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि इसकी प्रति एकांक, प्रति 1 मीटर में कितना आवेश है, उसका हमको पता है, वो हमने पढ़ लिया है रेखीय आवेश घनत्व में। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसमें गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, पहले आपको बता दें इसके स्टेप क्या होते हैं। इसको हल करने के इसके 3-4 स्टेप हैं। सबसे नंबर 1, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कीजिए। अब बात आती है गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ का एक विशेष गुण होता है समरूपता। क्या होता है? समरूपता। किसकी समरूपता? E तथा थीटा की, ये होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा पृष्ठ लेंगे जो उस पृष्ठ पर ये बिंदु P आना चाहिए और जो पृष्ठ लिया है उसमें समरूपता होनी चाहिए किसकी? E तथा थीटा की। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? इसको A मान लो, B, फिर हम E तथा थीटा का विवरण देंगे, विवरण दीजिए, इसको भी मान लो। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर पर हम इसमें जो आपका पृष्ठ दे रखा है उसमें हम ये निकालें क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 3, फिर क्या करें, जो आपका बंद पृष्ठ है, बंद गॉसियन पृष्ठ है, उसके अंदर कितना आवेश है, यानी कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ होता है, गॉसियन पृष्ठ, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की गणना कीजिए। आवेश निकालेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 4, फिर गॉस की प्रमेय जो होती है फाई बराबर Q/ε0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर से E का मान ज्ञात कीजिए। हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन स्टेपों से आ जाती है। अब देखिए इसमें गॉसियन पृष्ठ हम कैसे मानेंगे, क्या होगा, तो इसमें गॉसियन पृष्ठ हमने एक, जैसे ये P है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, P है, तो इस P के इतनी दूरी पर सममिति में एक बिंदु और लेंगे P' और इस तरीके से एक बेलन बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये हमने ऐसा बेलन क्यों लिया है, बंद पृष्ठ, क्यों, क्योंकि इसके लिए गॉसियन पृष्ठ एक बेलन ही परफेक्ट होगा। अब देखिए कैसे होगा कि यहाँ पर समरूपता मिलेगी। जैसे हमने इस तरीके से बेलन लिया है, तो यहाँ पर ये धन आवेश है, तो इसमें बल रेखाओं की दिशा ऐसे बाहर की तरफ होगी, इस तरीके से ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र E इस तरीके से होगा, E वेक्टर इस तरीके से होगा, इस तरीके से यहाँ पर E वेक्टर होगा, यानी कि इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, E वेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि धन है, धन से बल रेखा ऐसे निकलती हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इस और यहाँ पर ये आपका एक वक्र पृष्ठ हो जाएगा इस तरीके से, ये पूरा, और ये दो समतल पृष्ठ हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये और ये यहाँ पर हम निकालेंगे थीटा और E वेक्टर की दिशा। तो यहाँ पर हमने एक अल्प ये क्षेत्रफल लिया और इसकी दिशा इस तरीके से बेलन तो बाहर की तरफ होगी, ये ds वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी, ऐसे इसमें पूरे में इसी तरीके से होगी, यहाँ पर बेलन ऐसे ये आएगा। अब ये दो जो आपके समतल पृष्ठ हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों अलग हैं इससे, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा, यहाँ पर हमने अल्प क्षेत्रफल ये लिया, इसकी दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये पृष्ठ समतल इस तरीके से है, तो ds वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा और E वेक्टर तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा। ये दोनों के बीच में कोण 90 अंश होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से इसके लिए लेंगे, ये लिया हमने, ये क्षेत्रफल ds वेक्टर की दिशा हो गई और ये वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा हो गई, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अब यहाँ पर हमें समरूपता मिलती है कि यहाँ समरूपता इसके लिए वक्र पृष्ठ के लिए, बेलन के लिए मिलती है, और यहाँ इन दोनों के लिए अलग मिलती है, ये अलग अलग मिल रही है। लेकिन हमारे पास और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि यहाँ पर समरूपता मिल जाए, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो इस वक्र पृष्ठ के काट और दो इन समतल पृष्ठों के काट निकाल लेंगे। तो वेल फ्लक्स दोनों को, इन तीनों को जोड़ते हैं, इसका और इस एक वक्र पृष्ठ का, तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला, गुजरने वाला वेल फ्लक्स की गणना हम कर लेंगे। और कि हमारे पास पृष्ठ नहीं, जैसे देखिए हमने यहाँ पर ये पृष्ठ और भी रख के देखा, जैसे हमने यहाँ पर
ये दूरी r थी, वही r, ये p था, और हमने इस तरीके का पृष्ठ रखा है, ये बंद पृष्ठ इस तरीके का, यहाँ पर इतनी दूरी पर ये है, उतनी दूरी पर ये होगा r, ये p डैश। अब देखिए यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, यहाँ पर ये ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे करके इस तरीके से। कोण भी भिन्न भिन्न आएंगे, क्योंकि यहाँ कोण कुछ और होगा, यहाँ कोण कुछ और होगा, इस तरीके से कोण कुछ और होगा, हर जगह कोण कैसे पाएंगे, भिन्न भिन्न पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये परफेक्ट नहीं है, केवल परफेक्ट हमारा कौन सा रहेगा, इसके लिए बेलर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी गणना हमने क्या, गणना कैसे करेंगे। तो हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, और हमने ये देखा गॉसियन पृष्ठ बनाया, ई तथा थीटा की समरूपता देखी, फिर ई तथा थीटा का विवरण दिया हमने, ये कोण कितने कितने हैं। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ये दो भाग कर लिए हमने, फिर गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की गणना करेंगे, फिर गॉस की प्रमेय से हम ई का मान निकालेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि गॉस के अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट है। इनसे हम कौन सा ही पृष्ठ के लिए पूछता है, वो सही पृष्ठों के लिए ये गॉस के अनुप्रयोग में ये जो आपके पॉइंट हैं ये सब क्या में लागू होंगे, और इन पॉइंटों को क्रमवार करेंगे तो हमारे लिए कैसा रहेगा, आसान रहेगा इसके लिए। तो इसको आप पहले नोट कर लें इस वाले को, फिर मैं इसको कराता हूँ आपके लिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। वितरित है, ठीक है। और इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्ब्डा, यानी प्रति एकांक लंबाई में आवेश लैम्ब्डा है। उसके बाद में इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक है, पहले ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, तो इसके लिए हमने एक बंद, इसके लिए गॉसियन पृष्ठ क्या है, बंद बेलन की कल्पना करते हैं। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदु P है
कहाँ पर होना चाहिए, उस गॉसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने विरण यहाँ से बना दिया है, आपने जो गॉसियन पृष्ठ माना है, इसमें विरण जो माना है, उस विरण के पृष्ठ पर ही ये बिंदु P होना चाहिए जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर होना चाहिए। अब देखिए हम इसकी गणना करेंगे, तो इसकी दो भागों में करेंगे, एक वक्र पृष्ठ में और दो ये समतल पृष्ठों में। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ के लिए लिखेंगे, वक्र पृष्ठ के लिए ई जो आपका ई वेक्टर डी एस वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 है। ये लिख लेंगे वक्र पृष्ठ के लिए ई वेक्टर तथा ds वेक्टर के बीच कोण 0 अंश है तथा दो समतल पृष्ठों के बीच कोण 90 डिग्री है। अब देखिए इसकी गणना करें, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसकी गणना करेंगे, यानी कि फाई ई, ये मान लिया है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फाई ई बराबर, अब देखिए ये कितने भागों में, 3 भागों में, एक वक्र पृष्ठ और 2 ये समतल पृष्ठ। तो इसको लिख दे रहे हैं, एक से हो गया, ये एस बना दे रहे हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये किसके लिए, वक्र तल के लिए। ठीक है, प्लस इसके लिए आ जाएगा, 2 इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए समतल के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, प्लस एक नीचे वाले के लिए समतल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, उसके बाद में फाई ई बराबर, ये वक्र तल, ये ई डी एस कॉस थीटा, यानी कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि वक्र तल के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच कोण कितना, 0, प्लस इंटीग्रेशन समतल, और इसके लिए कितना कोण है, समतल है, इसके लिए 90 डिग्री का है, तो ई डी एस कॉस 90 और प्लस इंटीग्रेशन समतल, इसके लिए भी 90 डिग्री का है, कॉस 90। ये दोनों शून्य हो जाएंगे, कॉस 90 का मान केवल ये बचेगा। पहले इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आगे कराता हूँ। अब देखिए फाई ई बराबर, ये वक्रतल ई डी एस और 0 का मान 1 होगा, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। फाई ई बराबर
ई को बाहर निकाल लेंगे, वक्रतल, और ये ds बचेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आएगा पाई ई बराबर ई, इसका आएगा, यानी कि यदि इसकी जो लंबाई है इस बेलन की, इसकी लंबाई l माने, क्या माने, l लंबाई माने इसकी, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं, मैं यहाँ पर यदि बेलन की लंबाई l है तब इंटीग्रेशन वक्रतल ds, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r l। तो यहाँ पर पाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू इसकी जगह पर 2 पाई r l। उसके बाद में ये हो गया। फिर हमारा चौथा स्टेप होता है गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई r l। हमें ई की गणना करनी है तो ई बराबर निकाल लेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 पाई r l, ये इसका इसमें भाग लग जाएगा 2 पाई r l का। उसके बाद में ई बराबर, अब देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया वाला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और क्यू अपॉन l मैंने ये लिख दिया, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और क्यू अपॉन l ये लिख दिया। उसके बाद में ये देखिए आवेश और लंबाई का अनुपात क्या होता है, देखिए आवेश घनत्व होता है, क्या होता है, देखिए आवेश घनत्व। तो ये लैम्बडा का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर लैम्बडा रखेंगे इसकी जगह पर, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसकी जगह पर लैम्बडा, या इसको ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन r। ये इस तरीके से इसके लिया जाता है अनंत लंबाई के सीधे आवेश तार के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषता क्या होती है, गॉसियन पृष्ठ की विशेषता ये होती है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर, जो आपने पृष्ठ दिया उसके प्रत्येक बिंदु पर थीटा और ई दोनों की समरूपता होनी चाहिए, और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु कहाँ होना चाहिए, उस गॉसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। जब जाके इसकी गणना करते हैं तो देखिए हमारे पास गॉसियन पृष्ठ लिया है इस कंडीशन में, तो हमने बेलन लिया है, हमारे पास बेलन लिया, तो यहाँ पर ई और आपका जो थीटा उसका विवरण दिया है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, ये दोनों अलग अलग क्यों, क्योंकि हमारे पास और कोई गॉसियन पृष्ठ नहीं है कि इस तरीके से बन जाए, केवल एक बेलन ही होता है। इसको क्या ऊपर नीचे से बंद कर दें और इस तरीके से एक वक्रतल हो जाए, तो इसके लिए अर्ध निकाल लेंगे, इन दोनों के लिए अर्ध निकाल लेंगे, तीनों का जोड़ देंगे, इस वाले का तल का समतल का, इस वाले समतल का और एक वक्र तल का, और निकाल के संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का हम क्या निकाल लेंगे, हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। फ्लक्स निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो वहां से निकल के आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। इस तरीके से आता है लॉन्ग में, तो आपको इस तरीके से करना है, बिल्कुल सरल तरीके से कराया मैंने आपको, इसको नोट कर लेना, समझ लें और याद कर लें।